Namaste friends, I'm Manvi Sharma and as promised in my last video, I'm here to discuss sexual harassment of women at workplace, Prevention, Prohibition and Redressal Act 2013. बट एक्ट को डिस्कस करने से पहले आइए सेक्सुअल हैरेसमेंट है क्या इसको डिस्कस कर लेते हैं. Sexual harassment is something which is completely unwelcome by a lady. It is a behavior which is sexual in nature. Basically, it pertains to the body of the female. Thirdly, it is a subjective experience. कहने का तात्पर्य है कि एक पर्टिकुलर व्यवहार किसी एक महिला के लिए नेगेटिव नहीं होगा, परंतु वही व्यवहार किसी दूसरी महिला के लिए अगर नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आता है, so it can be treated as sexual harassment. So what I mean to say is, it is the impact, basically it is the negative impact of the act done by a male on the female that amounts to sexual harassment. Then it is assumed that a person in power harasses a woman who is working as a subordinate in his office. अगर किसी महिला का शोषण उसके बॉस द्वारा उसके ऑफिस में होता है, it amounts to sexual harassment. So basically हमने देखा कि sexual harassment है क्या. अब सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट जो हमारा 2013 का बना, उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी वो आपको बता देती हूँ, और उससे पहले हम क्या फॉलो कर रहे थे वो भी बताती हूँ. इस एक्ट से पहले हम फॉलो कर रहे थे विशाखा गाइडलाइंस. क्या है विशाखा गाइडलाइंस? 90s के दशक में राजस्थान का एक गांव जिसका नाम है भटेरी गांव में एक सोशल एक्टिविस्ट थी जो बच्चों का विवाह होने से रोकती थी. बेसिकली शी वाज फाइटिंग अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज. तो उनके गांव में एक पर्टिकुलर प्रजाति की बच्ची की शादी हो रही थी जिसको उन्होंने रोकने की कोशिश करी. उसी जाति के कुछ पुरुष उनके ऑफिस के सहकर्मी थे. उनके इस एक्ट से उन्होंने शादी रोकने की कोशिश करी, जिससे नाराज होकर उनके ऑफिस के सहकर्मियों ने खेत में ले जाकर उनका रेप किया, और गांव की अथॉरिटीज़ और पुलिस, डॉक्टर्स, पंचायत कहीं से उन सोशल एक्टिविस्ट, उन महिला को कोई भी मदद या रिलीफ नहीं मिल पाई. उन्होंने हार नहीं मानी और वो अपना केस हाई कोर्ट लेकर गई. बट अनफॉर्चुनेटली उन 5 एक्यूज्ड में से 4 की डेथ हो गई और 22 साल में सिर्फ एक कोर्ट की डेट पड़ी हाई कोर्ट में. कुछ विमेन राइट एनजीओज, जिनमें से मेन एनजीओ जिसका नाम है विशाखा, उसने पीआईएल फाइल की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और इस केस का हवाला दिया कि इन महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर क्या हो रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस JS वर्मा, जस्टिस सुजाता मनोहर, जस्टिस BN कृपाल, इनकी बेंच ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास करी जिसका नाम पड़ा विशाखा जजमेंट. विशाखा जजमेंट में कुछ गाइडलाइंस इशू हुई जिसका नाम है विशाखा गाइडलाइंस. उन गाइडलाइंस में क्लियरली मेंशन्ड है कि एक सेफ वर्क प्लेस हमारी महिलाओं का अधिकार है, और उसको पाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए अपने ऑफिस में, सारी बातें बताई गई. तो इसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए 2012 में जस्टिस वर्मा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, जिसके आधार पर इस एक्ट का फॉर्मेशन हुआ और ये 2013 में लागू हुआ, और हमें मिल गया हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013. आइए अब जान लेते हैं कि ये एक्ट हमें लीगल डेफिनेशन क्या देता है सेक्सुअल हैरेसमेंट की. इस एक्ट में बताया गया है, सेक्सुअल हैरेसमेंट इंक्लूड्स सच अनवेलकम सेक्सुअली डिटरमिन्ड बिहेवियर एज फिजिकल कॉन्टैक्ट. अगर आपके ऑफिस में कोई पुरुष आपकी मर्जी के बिना आपको टच करता है, इट अमाउंट्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट. दूसरा, अ डिमांड फॉर रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, यानी अगर आपको कोई कार्य में प्रगति के लिए, प्रमोशन के लिए, या आपका मनचाहा ट्रांसफर के लिए, या किसी अच्छे असाइनमेंट के बदले में आपसे सेक्सुअल फेवर मांगा जाता है, इट अमाउंट्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट. तीसरा, शोइंग पोर्नोग्राफी,
अगर आपके ऑफिस में कोई पुरुष किसी गंदी किताब, वीडियो, ऑडियो, इन सब चीज़ों का प्रोजेक्शन करता है जो आपको शोभनीय नहीं है, दैट अमाउंट्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट. Then any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of a sexual nature, for example telling dirty jokes, making sexual remark about a person's body, etc. अगर आपके फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर कोई कमेंट्स पास करता है, इट कैन बी टर्म्ड एज सेक्सुअल हैरेसमेंट. अब दोस्तों जान लेते हैं अग्रीव्ड वुमन किसे कहा गया है इस एक्ट में. इट इंक्लूड्स all the ladies who are working in your office, whether engaged directly or through an agent, or they can be contractual workers, they can be apprentice, they can be any trainees. बेसिकली हर वो महिला जो आपके ऑफिस में काम कर रही है उसको एक सेफ वर्क प्लेस का अधिकार है, और अगर उसके साथ कोई घटना होती है उस ऑफिस में तो वो अपने ऑफिस में कंप्लेन कर सकती है और उसको भी वही सम्मान के साथ ट्रीट किया जाएगा जैसे कि किसी रेगुलर एम्प्लॉय को ट्रीट किया जाता. और एक बात, आपका घर आपके घर में काम करने वाली मेड के लिए एक वर्क प्लेस है, इसलिए आपके घर की मेड को भी इस एक्ट में इंक्लूड किया गया है. इस वीडियो के लिए इतना ही. बाकी की जानकारी के लिए वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. नमस्कार.